बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो पाठ है, अध्याय है, वो है 3 है और हमारे लेखक हैं वो हैं सत्यजीत रॉय। और सत्यजीत रॉय के द्वारा जो लिखा गया संस्मरण है अप्पू के साथ 2.5 साल। बच्चों, हम ये संस्मरण को पढ़ रहे हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, जो सत्यजीत रे ने लिखे हैं या सत्यजीत राय भी हम इनको कह सकते हैं। बच्चों, ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण है, इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पथेर पांचाली, बांग्ला भाषा में, जो लेखक सत्यजीत राय की पहली फिल्म थी। बच्चों, हम सत्यजीत राय के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय पढ़ चुके हैं। साथ ही हम हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका में जो ये संस्मरण आया है अप्पू के साथ 2.5 साल, इसका सार भी हम जान चुके हैं और कुछ हम अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का हम कुछ अंश भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने अभी तक ये देखा कि जब फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक, यानी जो निर्देशक होते हैं, सत्यजीत रॉय एक लेखक होने के साथ साथ फिल्म के निर्देशक भी हैं। इन्होंने ये अपनी पहली फिल्म बनाई थी और इस फिल्म को बनाने में उन्हें कितनी परेशानियां आई, कितनी समस्याएं आई, साथ ही आर्थिक जो समस्या थी वो भी इनके साथ थी। और इसके अलावा जो कलाकार थे और जो भी थे, नए नए लोग थे सब, और उन सबको काम करने का अनुभव भी नहीं था। तो इस फिल्म को बनने में, पथेर पांचाली, इस फिल्म को बनने में जो समस्याएं आई, उस समस्याओं का यहाँ इस संस्मरण के रूप में अप्पू के साथ 2.5 साल में वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार लेखक ने किराए का एक कमरा लिया और कलाकार, यानी जो बच्चा अप्पू था, एक 6 साल के बच्चे की उन्हें आवश्यकता थी जो इसमें मुख्य रोल निभा रहे थे, किस प्रकार उस बच्चे का चयन किया गया और किस तरह जो दृश्य उनको शूट करने थे, यानी जिन दृश्यों का उनको फिल्मांकन करना था, उसके लिए वो कोलकाता के एक पॉल सिटी गांव के पास में गए और वहाँ उन्होंने काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान देखा। उस मैदान में उनको शूटिंग करनी थी कि किस तरह जो अप्पू बच्चा होता है वो काश फूलों के वनों में अपनी बहन दुर्गा के पीछे पीछे आ जाता है। तो यहाँ तक कि हमारी शूटिंग भी पूरी हो गई थी सत्यजीत रे की और हमारा पाठ भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखो, शाम हो गई थी, आधा सीन शूट हो गया। क्या सीन था? मतलब दृश्य ये था कि जो अप्पू नाम का बच्चा है वो क्या करता है, अपनी बहन दुर्गा के पीछे पीछे काश फूल के जो वन होते हैं, यानी जो मैदान सा था उसको वन के रूप में चित्रित किया गया, उसमें आ जाता है। और फिर क्या होता है, शाम होने लग जाती है और जैसे ही शाम होने लग जाती है तो उनका जो दृश्य है वो पूरा का पूरा फिल्मांकन नहीं हो पाता, शूट नहीं हो पाता और उसके लिए वो अब आगे की तिथि निर्धारित करते हैं। अब क्या देखते हैं, देखो क्या होता है इसमें, निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। मतलब क्या हुआ था, मतलब जैसे बच्चा आया अप्पू और काश फूलों के जो ग्राउंड था, जो मैदान था, जो उसको वन के रूप में चित्रित किया गया, उसमें गया और उसके जाते ही जो दृश्य मतलब फिल्मांकन होना था और शाम होने लगी, सूरज की रोशनी कम हो गई। अब कम होते ही क्या हुआ कि अगले दिन की शूटिंग उन्होंने तय की या अगले, और उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। अब पैसे ख़त्म होते ही वो आगे की शूटिंग कैसे करें, तो वो अब जब 1 वीक बाद वापस आते हैं, यानी 1 सप्ताह बाद, तो उसमें क्या उसमें परिवर्तन हो जाता है उस काश फूलों के वनों में, वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। निर्देशक कौन होते हैं बच्चों? निर्देशक होते हैं डायरेक्टर। छायाकार कौन होते हैं? कैमरामैन। नवागत यानी नए आए हुए। बोराए का मतलब होता है पागल, यानी मतलब वो पागल नहीं हो गए थे, बोराए का मतलब होता है वो मतलब जैसे पागल जैसे होने लगे, परेशान सा होना। तो निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, क्योंकि जो पहली फिल्म थी सत्यजीत रे की, तो इसमें बड़े अभिनेता अभिनेत्री तो थे ही नहीं, छोटे छोटे जो नए कलाकार थे वो ही थे। इस क्षेत्र में नए होने के कारण थोड़े परेशान से हो रहे थे। बाकी का सीन का मतलब होता है बच्चों दृश्य, बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे, क्योंकि अंधेरा होने लगा था तो वो सीन वहाँ शूट नहीं हो पाया। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उसी जगह पर गए। कहाँ गए? वो जो काश फूलों का जो मैदान था जिसको वन के रूप में चित्रित किया गया, वहीं दोबारा गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा कि कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए ये सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे काश फूल खा डाले थे। यानी कि जब
शुरुआत में हमने जब पढ़ा जगदात्री माता का त्योहार मनाया गया, उसमें क्या सीन चित्रित किया गया कि दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू काश फूलों के वन में जाएगा, यहाँ तक का सीन चित्रित हो गया। उसके बाद अंधेरा हो गया। अब 7 दिन बाद जब वो दोबारा पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ तो काश फूलों का कुछ वन नहीं था, काश फूलों का कोई मैदान ही नहीं था, बिल्कुल खाली जगह थी। तो उन्हें लगा ये हम कहाँ आ गए, कहाँ गए वो सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे काश फूल खा डाले, यानी जो 7 दिन का समय बीच का जो उन्होंने छोड़ दिया था, जो गैप उन्होंने दे दिया था, उसमें जानवरों ने सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। यानी कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं पहला सीन हमने चित्रित कैसे किया, हमने कैसे फिल्मांकन किया उसका कि बच्चा आया भाग करके और काश फूल के वनों में घुस गया, यानी बहुत सारे काश फूल थे उस मैदान में, उसमें घुस गया। लेकिन जब 7 दिन बाद पहुंचे तो वहाँ तो एक भी काश फूल नहीं था और दोबारा उस सीन को चित्रित नहीं किया जा सकता था, फिल्मांकन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पहले वाला जो दृश्य था उसके साथ दूसरे दृश्य का मेल नहीं बैठ पा रहा था। आगे देखो बच्चों, उनमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। यदि पहले वाले दृश्य को दूसरे वाले दृश्य के साथ जोड़ के यदि वो शूट कर लेते, मतलब बिना काश फूलों के यदि वो शूट कर लेते, तो उनमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। कंटिन्यूटी का मतलब होता है बच्चों निरंतरता, यानी उसमें फिर निरंतरता नहीं दिखाई देती। यानी एक तो एकदम फूलों के बीच में से बच्चा निकल रहा है, फिर एकदम खाली मैदान में जा रहा है, तो ये एक निरंतरता उसमें से ख़त्म हो जाती, या नदारत का अर्थ होता है गायब हो जाती। उस सीन के बाद अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। अब देखो, अब वही एक सर्दी के बाद में दूसरी सर्दी आने में पूरे साल भर का समय लगता है, तो वो वाला जो दृश्य था जिसमें कि बच्चे को काश फूलों के बीच में भागना था, उस सीन की शूटिंग उन्होंने अब जब अगले साल शरद ऋतु आई तब उन्होंने की, क्योंकि जब शरद ऋतु आएगी तभी काश फूल खिलेंगे और तभी वो सीन की शूटिंग हो पाई। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। शॉट्स का मतलब होता है बच्चा दृश्यों को शूट करने के लिए ली गई तस्वीरें, यानी जब कोई सीन होता है, कोई दृश्य होता है, उसको जब हम शूट करते हैं तो उसकी कैमरे से क्लिक करते हैं ना, उसकी पिक्चर जो खींचते हैं वो शॉट्स कहलाते हैं। अब जब काश फूलों के वनों की जब शूटिंग हो रही थी, बच्चा उसमें भाग के जा रहा था, उसी समय क्या हुआ, लेखक को रेलगाड़ी का, यानी जो निर्देशक हैं, लेखक हैं, उनको रेलगाड़ी के भी शॉट्स लेने थे, यानी रेलगाड़ी के भी कुछ सीन शूट करने थे। तो उसमें वो रेलगाड़ी के इतने सारे शॉट्स थे, इतने सारे सीन थे कि एक रेलगाड़ी से उसमें काम नहीं चल रहा। भाई एक रेलगाड़ी निकल के गई और उसका सीन पूरा हो गया हो। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, यानी एक ही तरफ से आ रही एक रेलगाड़ी आई, उन्होंने सीन शूट किया, थोड़ी देर बाद दूसरी रेलगाड़ी आई, फिर सीन को शूट किया, ऐसे ही तीसरी आई। तो इस तरह लेखक कह रहे हैं कि हमने एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को शूटिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया। आगे देखो, सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है, ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। मतलब आज उनको पूरे दिन एक ही चीज़ की शूटिंग करनी थी। किस चीज़ की? कि रेलगाड़ियां कितनी आएगी इस लाइन के ऊपर से, आज हमको केवल रेलगाड़ियों वाले सीन ही शूट करने हैं। तो उन्होंने रेलवे जो स्टेशन मास्टर होता है उनसे तय कर लिया और पूछ लिया कि आज इस मतलब जो लाइन है, लाइन का मतलब जानते हो ना, पटरी जिसके ऊपर से क्या निकलती है, ट्रेन निकलती है या रेल निकलती है। टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी। उन्होंने उनसे समय सारणी जान ली कि आज कितनी बजे कौन कौन सी ट्रेन इसी एक तरफ से आएगी। जो टाइम टेबल होता है समय सारणी बच्चों, ये रेलवे का टाइम टेबल होता है। ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी। तो उन्होंने ये जान लिया कि आज इस पटरी पर से कितनी रेलगाड़ियाँ कितने कितने समय से गुजरेंगी। हर एक ट्रेन का अर्थ है रेलगाड़ी, एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के कैबिन में चढ़ते थे। इंजन ड्राइवर कौन होता है? रेल के इंजन का जो चालक होता है, जो रेल के इंजन को चलाता है। और कैबिन का अर्थ होता है डिब्बे। अब क्या किया, उनकी जो टीम थी जो फिल्म का फिल्मांकन करी, उस टीम में एक अनिल बाबू थे। उन अनिल बाबू को क्या किया, उन्होंने स्टेशन पे छोड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रेन वहाँ से चलती, जो अनिल बाबू थे वो भी क्या कर रहे थे, इंजन ड्राइवर के कैबिन में उनके साथ चढ़ कर के आ रहे थे। क्यों आ रहे थे वो हम यहाँ देखेंगे। क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा
लगेगा। अब देखो अनिल बाबू को किस लिए छोड़ते थे वो, कि अनिल बाबू जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलती अनिल बाबू उसमें बैठ जाते, और जैसे ही ट्रेन वहाँ आती जहाँ पर जो दृश्य है वो शूट हो रहा है, तो अनिल बाबू क्या करवाते थे, उनसे जो चालक थे उनसे कहते थे बॉयलर में कोयला डालना है। क्या करना है, बॉयलर क्या होता है बच्चों, जहाँ से भाप बनती है, मतलब पहले कोयले के इंजन चलते थे, उसमें कोयला डालते थे और कोयले से भाप बनती थी, और भाप की जो ऊर्जा निकलती थी उससे इंजन चलता है, और उस इंजन के पीछे पीछे रेल के डिब्बे खिंचते थे। और पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड, यानी पिछला हिस्सा जो बैकग्राउंड होता है वो। तो क्या करते थे, जैसे ही अनिल बाबू वहाँ पहुँचते जहाँ पर कि सीन शूट हो रहा है, वो चालक से कहते और बॉयलर में कोयला डलवाते। क्यों डलवाते, ताकि काला धुआं निकले। जैसे ही कोयला डलता, उसमें आग जलती रहती है इंजन में, उसमें कोयला डालते क्या होता, बाहर ऊपर से काला धुआं निकलता, और वो काला धुआं क्या करता, सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि में, यानी उनका जो बैकग्राउंड था काश फूलों का, उस पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। यानी उस सीन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उन सफ़ेद फूलों के पीछे जब ट्रेन आ रही है, भाई सफ़ेद फूल का एक मैदान था, और उसके साइड से जब ट्रेन निकल के जा रही है या उसके सामने से जब ट्रेन आ रही है, तो क्या होता है, उसमें से जब काला धुआं निकलता है तो वो सीन बहुत अच्छा बन पड़ रहा था। इसलिए अनिल बाबू को उन्होंने रेलवे स्टेशन पे छोड़ा, जो जैसे ही ट्रेन चलती उसमें चढ़ जाते, और जैसे ही ट्रेन है जो रेल है उसके पास में आती, किसके पास में, जहाँ पर सीन शूट हो रहा है, आते ही वो बॉयलर में कोयला डलवा देते, और कोयला डलते ही क्या होता, काला धुआं निकलने लगता, और काला धुआं निकलने से सीन बहुत अच्छा बन पड़ रहा था। देखो पथेर पांचाली जो हमारे इस फिल्म का नाम है, फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। जब ये फिल्म जब प्रदर्शित हुई 1955 में, तो जब दर्शकों ने इस फिल्म को देखा तो दर्शकों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि केवल एक ही रेलगाड़ी का धुआं नहीं था, 3 रेलगाड़ी एक एक करके निकली वहाँ से, तब यह पूरा सीन शूट हुआ। लेकिन दर्शक इस चीज़ को नहीं पहचान पाए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी यानी तकनीक बहुत अच्छी थी। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। तो लेखक कह रहा है जिस प्रकार आज क्या है, आज कोयले के इंजन नहीं चलते, क्योंकि कोयले के इंजन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आजकल क्या है, डीजल के इंजन चलते हैं या बिजली से इंजन चलते हैं ना। तो लेखक यहाँ बता रहा है यदि उस टाइम में अगर डीजल और बिजली के इंजन चल रहे होते तो हम कैसे इस तरीके का सीन चित्रित कर पाते। तो हम इस तरीके का सीन फिर हम मतलब काश फूलों के बैकग्राउंड में हम रेलगाड़ी का काला धुआं नहीं दिखा पाते। आगे देखो बच्चों, आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, यानी कि लेखक यहाँ बता रहा है कि केवल कलाकारों की ही समस्याएं नहीं थी, मतलब एक फिल्म को बनाने में एक निर्देशक को कितनी समस्याएं आई है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आर्थिक अभाव का मतलब है धन ना होने की परेशानी। देखो बच्चों, कैमरे के अंदर उस वक्त रील डलती थी, आजकल तो सब चीज़ डिजिटल है, कैमरे के अंदर रील डलती थी, रील भी बहुत महंगी आती थी, तो इन सब चीज़ के लिए पैसा होने की बहुत आवश्यकता थी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, वो सब खरीदना, बनाना, करना। तो आर्थिक अभाव मतलब धन न होने की परेशानी थी, और जूझना मतलब संघर्ष करना, कठिनाइयों का सामना करना, यानी हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बनी बनाई तैयार हमको नहीं मिलती है। तो लेखक कह रहे हैं आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। देखो अब लेखक को एक उदाहरण दे रहे हैं। मूल उपन्यास में जो ये मूल उपन्यास है इसका पथेर पंचाली, इसमें लिखा हुआ है, इसमें अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। जो मूल उपन्यास है पथेर पंचाली का, जिस फिल्म में जो चित्रित किया गया है, उसमें क्या होता है, अप्पू और दुर्गा जो 2 भाई बहन हैं, उनके साथ में उनका एक पालतू कुत्ता था भूलो। गाँव से ही हमने कुत्ता प्राप्त किया। यानी लेखक कह रहा है हम कोई आजकल के समय के तो है नहीं जो कि हॉलीवुड के जो कुत्ते आते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उस तरीके का कुत्ता तो हमारे पास था नहीं। तो हमने क्या किया, गांव से ही कुत्ता प्राप्त कर लिया, और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। क्या करने लगा, ठीक बर्ताव करने लगा। तो देखो बच्चों, जानवर के साथ तो अगर प्रेम प्यार से रहेंगे तो वो भी अब हमारे साथ प्यार से रहने लगेगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा था कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही थी। भात का मतलब होता है बच्चों चावल। तो देखो भूलो कौन था, पथेर पंचाली के भाई बहन अप्पू और दुर्गा का एक पालतू कुत्ता था। भूलो कौन था, एक पालतू कुत्ता था। बर्ताव का मतलब होता है व्यवहार करना। बर्ताव का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, यानी हम उस कुत्ते के साथ अच्छे से रहे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रहने लगा। और सर्वजया कौन थी, ये अप्पू की माँ तब फिल्म में नाम था। सर्वजया कौन थी, अप्पू की माँ थी, जिसका नाम फिल्म में सर्वजया था।
अब आगे देखो आप, भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा था। अब उन्होंने एक सीन ये चित्रित किया कि भाई जो अप्पू की माँ है सर्वजया, वो अप्पू को भात खिला रही है और जो उनका पालतू कुत्ता भूलो है जो पास में बैठा हुआ है और वो अप्पू को भात खाते हुए देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे छोटे तीर कमान है। भात का मतलब आपको पता चल गया, पके हुए चावल। तीर कमान होता है बच्चों धनुष बाण, वो धनुष से और वो बाण करके खींचते हैं ना, तो वो तीर कमान थे। बच्चा था, बच्चे के हाथ में छोटे छोटे तीर कमान थे। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। उतावले का अर्थ होता है बच्चों व्याकुल। छोटे बच्चों को रहता ही है कि मैं जो नया खिलौना हाथ में लगाया या कोई नई चीज़ है उससे मैं खेल लूँ। तो माँ क्या कर रही है, माँ उसको क्या कर रही है, भात खिलाने की कोशिश कर रही है और जो उनका कुत्ता भूलो है वो अप्पू को भात खाते हुए देख रहा है। और अप्पू क्या कर रहा है कि वो अपनी माँ की तरफ पीठ करके बैठा है, उसके हाथ में तीर कमान है और वह क्या बहुत उतावला हो रहा है कि माँ मुझे कब छोड़ दे और कब मैं इन तीर कमान से खेलने लग जाऊँ। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, यानी अभी वो उसकी माँ उसको मुंह में भात खिला रही है और वो खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है और उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए चला जाता है। मतलब खाना खा रहा है, उसकी माँ उसको भात खिला रही है और खाते खाते ही वो एक मतलब तीर छोड़ देता है और फिर अब उठ करके वहाँ से क्या लेने चला जाता है, तीर लेने चला जाता है। सर्वजया, सर्वजया कौन है, जो कि अप्पू की माँ है। बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। हर माँ की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा भरपेट खा ले, तो उसी हिसाब से माँ क्या करती है, उस बच्चे के पीछे अप्पू के पीछे पीछे दौड़ के जाती है जब वो तीर लेने के लिए जाता है। निवाला का अर्थ होता है बच्चों ग्रास या कोर, यानी एक हाथ में चावल का या भात का निवाला लेकर के बच्चे के पीछे जाती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर वह जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। लेकिन बच्चे का जो मतलब उसके जो भाव होते हैं कि उसको खाने की इच्छा नहीं है, ये बात माँ जान जाती है और वो वापस आ जाती है। अब देखो माँ जब ये भाव को जान जाती है तो भूलो कुत्ता भी वहीं खड़ा हो जाता है, जहाँ माँ खड़ी है वहीं आकर के भूलो कुत्ता खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, क्योंकि वो भी जानवर है, उसको भी भूख लगी हुई है। तो वो कहाँ ध्यान रखता है अपना, भूलो कुत्ता है जो सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली थी जिससे वो अप्पू को खाना खिला रही, वहाँ उसका ध्यान है। इसके बाद वाले शॉट में, यानी इसके बाद यहाँ तक का एक शूट मतलब हो गया, उनका चित्रांकन फिल्मांकन जो होना था वो हो गया। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। यानी कि अब अगला सीन क्या, यहाँ तक का सीन हो गया कि बच्चा तीर लेने भाग जाता है और उसकी माँ सर्वजया हाथ में थाली लिए खड़ी है और भूलो कुत्ता देख रहा है कि अब मैं जो ये थाली में जो भात है इसको मुझे दे दे, मैं खा लूँ। यहाँ तक का सीन जब शूट हो गया तो उसके बाद वाले शॉट में लेखक कहता है हमें ऐसे दिखाना था कि सर्वजया जो उसकी माँ थी अप्पू की, वो सारा भात क्या कर रही थी, गमले में डाल देती है और भूलो कुत्ता जो होता है उनका पालतू वो उस भात को खाता है। लेकिन ये सीन शूट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उस दिन, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई और उसी के साथ जो उनके पास जितना भी धन जमा था, पैसे थे, वो सब खत्म हो गए। 6 महीने बाद, अब देखो कितना लंबा पीरियड निकल गया, 6 महीने का पीरियड निकल गया पैसे जमा करते करते। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर से बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश यानी जो हिस्सा होता है जो उस सीन का जो रह गया था उसको चित्रित करने के लिए या फिल्मांकित करने के लिए गए। अब लेखक कह रहा है उस दिन वो शूट था हमारा जो अधूरा रह गया, और हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए क्योंकि रील वगैरह ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। 6 महीने बाद ही वापस उसी गांव में गए, बोडाल गांव में। कौन से गांव में, बोडाल गांव में, बाकी का सीन चित्रित करने के लिए या फिल्मांकन करने के लिए। लेकिन वहां जाने पर क्या समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब देखो ये नई मुसीबत पैदा हो गई। 6 महीने पहले जो कुत्ता था, जिस कुत्ते के साथ उनको सीन चित्रित करना था, वो कुत्ता इस दुनिया से चला गया। अब क्या होगा, खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, मतलब ये एक नई समस्या कि क्या पता वो बिल्कुल भूलो जैसा दिखता है नहीं दिखता है, व्यवहार भूलो के जैसा करेगा या नहीं करेगा। यानी जानवरों का व्यवहार भी तो अलग अलग होता है, कोई उग्र स्वभाव के होते हैं, कोई अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो अब उनके साथ ये एक नई समस्या आ गई। सचमुच अब जो एक भूलो का जैसा कुत्ता उनको गाँव में मिला,
उस कुत्ते के बारे में बता रहे हैं। सचमुच यह कुत्ता भूलों के जैसा ही दिखता था। वह भूलों से बहुत ही मिलता जुलता था, यानी उसकी शक्ल, शान शौकत, दूम, उसके बाल वगैरह सब भूलों कुत्तों से बहुत मिलती जुलती थी। उसके शरीर का रंग तो भूलों जैसा बादामी था ही। उसकी दुम का अर्थ होता है बच्चों पूँछ का छोर भी भूलों के दुम की छोर जैसा ही था, यानी जो भूलों कुत्ते की जो दुम थी या पूँछ थी उसका जो छोर था वैसा कि वैसा इस नई कुत्ते का भी था, वो भी सफ़ेद रंग का था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। लेखक कहते हैं फिर दोबारा इसको चित्रित किया गया, मतलब उसकी माँ वो भात लेके खड़ी हुई, उसने गमले में डाला और जो भात उसने फेंका उस गमले के अंदर, उसको ये जो नया दूसरा कुत्ता भूलो, इसका नाम भी उन्होंने भूलो ही दिया है क्योंकि जो फिल्म है उसमें कुत्ते का नाम भूलो ही है। जो दूसरा कुत्ता उसने ये भात खाया और हमारा फिल्मांकन पूरा हुआ। आगे देखो, फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया। ये भी बहुत अच्छी तकनीक है कि मतलब एक भूलों कुत्तों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्ते आए और उन्होंने इस सीन को चित्रित किया। यह फिल्म के प्रदर्शन के समय किसी को पता ही नहीं चला। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आप देखो, यानी केवल कुत्ता ही दो नहीं आए, यानी एक मर गया तो दूसरा आया, कुत्ते ही दो नहीं आए। अब देखो, कोई हो सकता हो कोई इंसान भी इन्होंने बदला हो। आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उन्हें उलझना पड़ा। यानी कुत्ते से ही केवल एक समस्या पैदा नहीं कि एक कुत्ता मर गया तो उसके जैसा उनको दूसरा ढूंढना पड़ा। कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी, मतलब केवल कुत्ते के मामले में भी नहीं, आदमी के मामले में भी ऐसी समस्या पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान आई। क्या हुआ, श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। देखो, ये एक सीन चित्रित किया गया है कि श्रीनिवास नामक एक घूमने वाला मिठाई वाला था। उस मिठाई वाले से अप्पू और दुर्गा मिठाई खरीदना चाहते थे, लेकिन अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, तो वे उससे मिठाई खरीद नहीं सकते थे। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं, और मुखर्जी एक अमीर आदमी है, अमीर मतलब धनवान आदमी है। अब देखो, एक नया सीन चित्रित किया उन्होंने कि श्रीनिवास नाम का एक मिठाई वाला है जो घूमते घूमते मिठाई बेचता है। अप्पू और दुर्गा को उससे मिठाई खरीदनी थी, लेकिन अप्पू और दुर्गा के पास उसके लिए पैसे नहीं थे। अब जब मिठाई वाला क्या करता है, मुखर्जी जो कि एक बहुत अमीर आदमी था, उसके घर की तरफ जाता है, तो अप्पू और दुर्गा भी उसके पीछे, यानी श्रीनिवास जो मिठाई वाला है उसके पीछे मुखर्जी के घर की तरफ चल देते हैं। आगे देखो, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। देखो, अप्पू और दुर्गा छोटे बच्चे हैं, वो मिठाई खरीद नहीं सकते, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जब मिठाई खरीदता है तो उसमें उनको खुशी मिलती है, यानी प्रसन्नता मिलती है। इसलिए वो श्रीनिवास मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर की तरफ चले जाते हैं। अब इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। मतलब ये दृश्य उन्होंने शूट कर लिया कि बच्चे पीछे श्रीनिवास मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर तक चले जाते हैं। ये सीन यहाँ खत्म हो गया, लेकिन इतना सीन मतलब जो शूट हो गया उसके बाद शूटिंग थी जो कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई, यानी कि बंद हो गई। कुछ ना कुछ फिर से कोई समस्या आई होगी। पैसे हाथ में आए, यानी जो मुख्य समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। पैसे हाथ में आने पर फिर जब हम उस गाँव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। देहांत का मतलब मृत्यु। पहले भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई, अब कुछ समय बाद दोबारा गए मिठाई वाले की भूमिका जो व्यक्ति कर रहा था श्रीनिवास, उसकी जिसका नाम श्रीनिवास इन्होंने दिया था, उस सज्जन की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? अब सेम उसके जैसा पहला जो श्रीनिवास का उसका जैसा दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा? आजकल तो बच्चों फिल्मों में क्या होता है, डुप्लीकेट ले आते हैं, यानी जो नकली होते हैं वैसे और सेम अभिनेता की तरह दिखने वाले। और आजकल ये प्रचलन में भी है, लोग डुप्लीकेट बनने का प्रयास भी करते हैं, मेकअप से भी बना देते हैं। उस वक्त ऐसा सब कुछ नहीं था, तो दूसरा मिलता जुलता श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी अब कहाँ से मिलेगा? लेखक के लिए एक नई समस्या हो गई। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। यानी उन्होंने अब दूसरे सज्जन ढूंढे, उनका चेहरा तो पहले वाले श्रीनिवास यानी मिठाई वाले से मिलता जुलता तो नहीं था, लेकिन उनकी जो कदकाठी थी, उनका जो शरीर था वो पहले वाले श्रीनिवास जैसा ही था। तो उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। अब लेखक कह रहे हैं अब क्या करें?
जब पहले वाले है ही नहीं तो दूसरे वाले के ऊपर हमने कैसे दृश्य चित्रित किया वो हम देखते हैं। फिल्म में क्या दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास, ये जो पहला वाला श्रीनिवास था, बांसबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर वाले श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। गेट का मतलब होता है दरवाज़ा। देखो बच्चों, पहला जो सीन चित्रित किया उसमें क्या था, श्रीनिवास जो मिठाई वाला है वो मुखर्जी के घर की तरफ जा रहा है, उसमें तो उसका पूरा आगे का सीन दिखाई दे रहा है, यानी उसका मुंह दिखाई दे रहा है। लेकिन उस श्रीनिवास की मृत्यु हो जाने के पश्चात जब निर्देशक ने दूसरा श्रीनिवास, दूसरा सज्जन लिया तो उसको कैसे चित्रित किया, मतलब जो दूसरा वाला श्रीनिवास था उसको उसकी पीठ का हिस्सा उन्होंने, पीछे का हिस्सा उन्होंने फिल्मांकित किया, यानी चित्रित किया कि वो मुखर्जी के घर के अंदर घुस रहा है। इस तरह उन्होंने उसको शूट किया। पथेर पंचाली फिल्म के अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है। देखो, पथेर पंचाली जो फिल्म है अनेक लोगों ने एक से अनेक बार देखी है। बच्चों, इस फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। मतलब श्रीनिवास का जो मामला था लोगों ने कई बार इस फिल्म को देखा, लेकिन श्रीनिवास वाला जो मामला था मैंने किसी से भी नहीं सुना कि वो 2 व्यक्ति थे, यानी कि वो उनको फिल्म में देखने पर जैसे पता चला ना कि कुत्ता भी एक ही है, उसी प्रकार जो श्रीनिवास वाला आदमी था वो भी उनको एक ही प्रतीत हुआ। अब आके देखो, इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। अब लेखक कह रहे हैं कि श्रीनिवास का जो हमने एक शॉट लिया उसमें हम बहुत तंग आ गए, वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। किसकी वजह से? भूलो कुत्तों की वजह से, क्योंकि वो कोई ट्रेंड कुत्ता तो था नहीं। छोटे से पुकर के पार मिठाई वाला खड़ा है। वजह का मतलब होता है बच्चों किसी के कारण, वजह का मतलब होता है कारण, और तंग होना मतलब परेशान होना, और पुकुर का मतलब होता है तालाब। क्या होता है पुकुर का मतलब? तालाब। तो देखो, श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त हम बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि वह भी उस भूलो कुत्ते के कारण, क्योंकि छोटे से पुकर यानी तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है। अब सीन कैसे चित्रित किया गया कि भाई जो छोटा सा एक तालाब सा है उसके पास में कौन है? मिठाई वाला खड़ा है, और किसके पार? उस तालाब के पार, और अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई, यानी छोटे बच्चे जो ललचाई नज़र से देखते हैं, नज़र से देख रहे हैं कि क्यों मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल में वे ना में जवाब देते हैं। मतलब वो खड़े खड़े बच्चे, वो जो तालाब के उस पार जो वो खड़ा है मिठाई वाला, उसको देख रहे हैं अपने घर में खड़े हुए, तो मिठाई वाला वहीं से पूछ रहा है, ये सीन है कि आप मिठाई लेंगे, तो बच्चे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। फिर मिठाई, जब बच्चे मना कर देते हैं तो मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दोनों दौड़ने लगते हैं, यानी उनका मन करता है कि भाई वो जो मुखर्जी है वो बहुत ही अमीर आदमी है, वो तो मिठाई खरीदेगा ही, हम उसको खरीदते हुए ही देख लेंगे। तो दुर्गा अप्पू से कहती है कि चल अपन भी चलते हैं, और भाई बहन दोनों दौड़ने लगते हैं। और उसी समय झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। मतलब सीन ये चित्रित किया जाना था। क्या सीन चित्रित किया जाना था? ये जो हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कि भाई मिठाई वाला तालाब के उस पार खड़ा है, दुर्गा और अप्पू अपनी घर के बाहर खड़े हैं। वो दुर्गा और अप्पू से पूछता है क्या तुमको मिठाई लेनी है, तो वो दोनों भाई बहन मना कर देते हैं, नहीं लेनी। तो मिठाई वाला मुखर्जी के घर की तरफ जाता है। जब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की तरफ मुड़ने लगता है तो दुर्गा अप्पू से कहती है, चल अपन दोनों भी चलते हैं। उस सीन में क्या चित्रित करना था कि जो भूलो कुत्ता है वो, उसको क्या करना है, वो जो झाड़ियों के झुरमुट में बैठा है उसे भी छलांग लगा करके उनके पीछे पीछे दौड़ना था। क्योंकि क्या बताया गया है फिल्म में कि जो भूलो कुत्ता है वो दुर्गा और अप्पू का पालतू कुत्ता है, तो उस कुत्ते को भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ना था। अब क्या करते हैं, देखो हमें ऐसा सीन लेना था, मतलब कुत्ते के दौड़ने वाला सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह हुई कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। देखो बच्चों, मुश्किल माने कठिनाई। हॉलीवुड क्या है? अमेरिका का एक फिल्म उद्योग है। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है जो हमारे मुंबई में है, उसी तरह हॉलीवुड अमेरिका का एक फिल्म उद्योग है, इस नगर में केंद्रित है। कौन से नगर में? हॉलीवुड नगर में। ठीक उसी तरह जैसे भारत का फिल्म उद्योग प्रमुख रूप से मुंबई में केंद्रित है। हॉलीवुड के आधार पर ही मुंबई को बॉलीवुड कहा जाने लगा है। मुंबई का जो फिल्म उद्योग है उसे बॉलीवुड कहा जाता है, और अमेरिका का जो फिल्म उद्योग है वो हॉलीवुड नामक शहर में है, इसलिए उसे हॉलीवुड कहा जाता है। तो जो कुत्ता था वो क्या हुआ? वो नहीं भागा। क्यों? क्योंकि वो कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ कुत्ता तो था नहीं। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता हुआ जाएगा या नहीं।
कुत्ते के मालिक से उन्होंने कहा कि अप्पू दुर्गा जब मालिक से हमने कहा था अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, क्योंकि वो कुत्ता लगता है किसी का था, वो रोड का या गली का कुत्ता नहीं था। तो लेखक कह रहे हैं जब हमने बताया उसके मालिक को कि जब अप्पू और दुर्गा दोनों भागेंगे तो इस भूलो नामक कुत्ते को भी उनके पीछे भागना है। ये बात उन्होंने उसके मालिक से कही। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। देखो वो तो जानवर है, ज़्यादा समझता नहीं है। मालिक ने उसको कहा तुम जाओ, लेकिन वो नहीं गया और उसने अपनी मालिक की आज्ञा का पालन नहीं किया। इधर हमारा कैमरा चालू ही था और कीमती फिल्म जाया हो रही थी। जाया का मतलब व्यर्थ या बर्बाद हो रही थी। यानी बार बार वो सीन को शूट कर रहे थे कि दुर्गा अप्पू भाग रहे हैं उसके मिठाई वाले के पीछे और कुत्ता भाग ही नहीं रहा है। अब जब कुत्ता भाग नहीं रहा है तो उनकी कैमरे की जो रील थी वो व्यर्थ ही बेकार ही जा रही थी और वो कीमती फिल्म होती है। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट। यहाँ लेखक कह रहा है कि जब कुत्ता भाग नहीं रहा था तो मैं बार बार कह रहा था सीन को कट कट। यानी बोलते हैं ना फिल्म जब कोई चीज़ शूट हो रही होती है और जब वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो जो कैमरामैन होते हैं वो बोलते हैं कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। धीरज का मतलब धैर्य भी। अब कुत्ता है, जानवर है, नहीं भाग रहा है, क्या करें। तो लेखक ने कहा कि अब हमें यहाँ धीरज रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था, क्योंकि उनको दिखाना था फिल्म में कि एक दुर्गा और अप्पू का पालतू कुत्ता है, लेकिन वो तो दौड़ ही नहीं रहा था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। अब क्या हुआ, अब भाई सीन वैसे चित्रित नहीं हो रहा था, कुत्ता नहीं दौड़ रहा था उनके पीछे। तो निर्देशक या लेखक ने कोई अपनी नई एक चाल चली। उन्होंने दुर्गा से कहा कि तुम अपने हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा लो और उस कुत्ते को दिखाओ और तब तुम दौड़ना। तो जैसे ही दुर्गा देखो बच्चों मिठाई का टुकड़ा जब कुत्ते को दिखाती है तो कुत्ता आगे क्या करता है, ये हम अब अगले जो हमारा पाठ का अगला भाग है उसमें देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार एक फिल्म को बनाने में कितनी समस्याएं आई है। यानी कि पहले तो कुत्ते की मृत्यु हो जाना, फिर मिठाई वाले सज्जन की मृत्यु हो जाना, इसके साथ ही क्या हुआ, एक सीजन पूरे सीजन इंतज़ार करना, काश फूलों के नए काशफूल आने का पूरे सीजन इंतज़ार करना, रेलगाड़ियों को चित्रित करना, यानी एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों का आना, उनके बॉयलर में कोयला डाल के उसकी धुआं निकालना। यानी कि फिल्म का जो ग्लैमर है, जो आकर्षण है बच्चों, वो केवल पर्दे पर ही अच्छा लगता है, लेकिन इसको बनाने में जितना पैसा खर्च होता है और जितनी मेहनत लगती है, अन्य उद्योगों की तरह ही फिल्म उद्योग है जो भी बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। तो लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो ये पथेर पंचाली फिल्म बनाई थी अप्पू के साथ, 2.5 साल में जाकर के ये फिल्म तैयार हुई थी। इस फिल्म में मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको एक संस्मरण के रूप में लेखक ने यहाँ लिखा है। बच्चों इनका इस पाठ का जो आधा भाग जो रह गया है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।